अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो सामने खड़े हैं अगर बैठ जाए तो मज़ा भी आ जाएगा, सुनने का भी मज़ा आ जाएगा और मुझे बोलने का भी मज़ा आ जाएगा। मेरे आज इस महफिल में मौजूद मेरे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब गफ्फार कादरी साहब, समीर साजिद बिल्डर साहब, सलीम शाह साहब, कन्नड़ की पूरी टीम, मुंशी पटेल साहब, और यहाँ पर मौजूद जो साहब अभी बोल कर गए हैं, काड़े पाटिल साहब जो मन से छोड़कर मजलिस में आए हैं, स्टेज के ऊपर मौजूद मेरे परिवार के सदस्य जिन्हें मैं आदर्श के जितने भी ठेवीदार हैं, मैं उन्हें अपना परिवार का सदस्य मानता हूं और वो भी मुझे कोई अपना बेटा समझता है, कोई भाई समझता है, कोई दोस्त समझता है। आज मुझे खुशी इस बात की है कि जब इन लोगों के बीच में रहता हूं तो एक एहसास होता है कि मुझे एक ऐसा मौका मिला था 5 साल पहले कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं, जो ज़रूरतमंद है, जो परेशान है, जो हैरान है, उन लोगों के कुछ काम आ सकूं, जिनकी आवाज़ कभी पार्लियामेंट तक, कभी असेंबली तक पहुंचती नहीं या पहुंचाई नहीं जाती, उनकी आवाज़ बनकर मैं वहां पर खड़ा रहूं। इस मकसद से 2019 के अंदर लोगों ने एक मोजज़ा किया था। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि औरंगाबाद से MIM का कोई MP चुनकर आ सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने दिल खोलकर मेरा साथ दिया। 5 साल का वक्त होता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, लेकिन मुझे महज 3 साल मिले, क्योंकि जैसे ही मैं चुनकर आया तो पीछे पीछे मेरे कोरोना का वायरस भी आ गया। 2 साल सब कुछ बंद हो चुका था, पार्लियामेंट भी बंद था। 1 रुपये का फंड जो खासदार को मिलना चाहिए, 2 साल तक 1 रुपया भी किसी भी खासदार, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं दिया गया। यह बताया गया कि आपका जो पैसा है हम कोरोना के ऊपर खर्च कर रहे, जबकि हकीकत में वो पैसा एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने के लिए खर्च किया जा रहा था, ताकि उनके 300 MPs और विपक्ष के सभी MPs बड़ी आराम के साथ बैठ सके, AC में बैठ सके, अच्छा सोफा उन्हें मिल सके। लेकिन मैं जानता हूं कि कोरोना के अंदर मरने वाला हर इंसान उस बीमारी से नहीं मरा, उस वायरस से नहीं मरा था। अस्पताल थे, अस्पतालों की इमारत थी, लेकिन वहां पर कहीं डॉक्टर नहीं तो कहीं नर्स नहीं, नर्स थे तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन था तो वेंटिलेटर नहीं। ये पूरे हिंदुस्तान के हर सरकारी अस्पताल के अंदर देखने को मिला। इसीलिए लोग सिर्फ वायरस से नहीं मिले, कई लोग उन अस्पतालों में जाने के बाद उन्हें सही से इलाज नहीं मिला। मैंने 2 साल ये सब देखा और उसके बाद मैंने तय किया कि मैं देश को तो नहीं बदल सकता हूं, लेकिन अपने जिले को मैं बदलूंगा। मैं वकील नहीं हूं, मेरे पास लॉ की डिग्री नहीं है, लेकिन मैं हाई कोर्ट के अंदर गया और हाई कोर्ट के अंदर जाकर मैंने ये कहा कि मैं एक केस डालना चाहता हूं, एक जनहित याचिका डालना चाहता हूं, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालना चाहता हूं कि हमारी मेडिकल की सुविधाएं सरकारी अस्पतालों के अंदर कैसी असुविधा वहां पर है, कितने वैकेंसीज पड़े हुए हैं, डॉक्टर के पोस्ट खाली है, नर्सिंग की पोस्ट खाली है। कन्नड़ के अस्पताल में जाओ तो चिट्ठी लिखकर दे दी जाती है
कि जाओ और औरंगाबाद के घाटी अस्पताल के अंदर इलाज कराओ, पगार बराबर से उठा रहे। यही हाल गंगापुर का, यही हाल वैजापुर का, खुलदाबाद का, सोएगांव का। मैं अदालत के अंदर गया और अदालत को यह कहा कि मैं ये केस खुद लड़ना चाहता हूं। रजिस्ट्रार के सामने मुझे हाजिर होना पड़ा। रजिस्ट्रार ने मुझसे पूछा कि आप एक वकील क्यों नहीं लगाते। मैंने कहा कि मैं चाहा तो बड़े से बड़े वकील को लगा सकता हूं, लेकिन जब कोई गरीब, कोई मजलूम, कोई पेशेंट मेरे पास आता है और मुझसे यह कहता है कि मेरी मां को, मेरे बाप को कैंसर हुआ है, और जब मैं कैंसर हॉस्पिटल में जाता हूं एक सादा सा एमआरआई करवाने के लिए, तो मुझे चिट्ठी पर लिख कर दिया जाता है कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट 3 महीने के बाद आएगा। तसव्वुर करिए, तसव्वुर करिए कि वो बेटा या वो बाप जिसका बच्चा कैंसर से पीड़ित है, उसको यह कहा जाए कि 3 महीने के बाद तुम्हारा सिर्फ एक टेस्ट होगा, उसके पास पैसा नहीं, कहां जाएगा? प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की उसकी इतनी इस्तिताअत नहीं, इतना पैसा नहीं, कहां जाएगा? खुदा न करे इम्तियाज जलील को अगर कुछ होता है तो सरकार ने खासदारों का इलाज हिंदुस्तान के सबसे बड़े से बड़ा अस्पताल हो या हिंदुस्तान के बाहर विदेश में जाकर भी अगर कोई इलाज कराना चाहा तो वो इलाज करवा सकता है, और उसका पूरा पैसा जो है वो सरकार भरेगी। ऐसा सिस्टम है। लेकिन आखिर मुझे खासदार बनाया किसने है? मुझे खासदार इन लोगों ने बनाया है। तो मैं अपने बारे में सोचूं, और जिन लोगों ने मुझे यह मौका दिया कि इम्तियाज जलील हम तुझे वोट कर रहे हैं, तुम हमारी आवाज बनकर दिल्ली तक जाना। दोस्तों, मुझे इस बात की खुशी है कि 2 साल से लगातार मैं हाई कोर्ट के अंदर खड़े रहता हूं। वकील नहीं हूं, लॉ की डिग्री नहीं है, लेकिन जब केस लड़ने के लिए मैं हाई कोर्ट में खड़े रहता हूं, अच्छे अच्छे वकील आते हैं सुनने के लिए और देखने के लिए कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसा लड़ रहा है आवाम के लिए, जनता के लिए। इन 2 सालों के अंदर 10,500 मेडिकल की नौकरियां निकली है। मेडिकल के जितने भी डॉक्टर्स की वैकेंसीज थी, नर्सेस की वैकेंसीज थी, क्लास 3 टेक्नीशियंस, 10,500 पोस्ट निकले। और तुम्हें इस बात का घमंड होना चाहिए, फख्र होना चाहिए, जब सरकार ने उसका नोटिफिकेशन निकाला तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट PIL नंबर 47/21 सैयद इम्तियाज जलील वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। मुझे मालूम नहीं कितने ऐसे खासदार दावे के साथ कह सकता हूं मैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर वकील तो खासदार हो सकता है, लेकिन एक खासदार जो वकील नहीं है वो वकालत कर रहा है आपके लिए। यह शायद हिंदुस्तान के अंदर पहला केस होगा मेरे भाइयों। 150 करोड़ रुपए की सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग घाटी हॉस्पिटल के अंदर बनाई जाती है। 150 करोड़, 120 करोड़ केंद्र सरकार से हम लेकर आते हैं, 30 करोड़ रुपए राज्य सरकार से लेते हैं। 150 करोड़ रुपए की पूरी इमारत बनकर तैयार है। एक 5 स्टार हॉस्पिटल बनाया गया है घाटी हॉस्पिटल के अंदर। 150 करोड़ रुपए का सरकार, मेरे औरंगाबाद के जितने नेता हैं उसमें भाजपा के नेता, शिवसेना के नेता, कांग्रेस के नेता, एनसीपी के नेता,
सब एक साथ मिल जाते हैं और कहते हैं कि ये सरकार ये अस्पताल नहीं चलाएगी। अपने एक दोस्त को ये 150 करोड़ रुपए की बिल्डिंग हॉस्पिटल चलाने के लिए धीरे से एक टेंडर फ्लोट किया जाता है कि ये 150 करोड़ की इमारत एक प्राइवेट आदमी के, एक प्राइवेट बिजनेसमैन के नाम के ऊपर हम चढ़ा देते हैं और वो चलाएगा खामोशी में। लेकिन उनको क्या पता है कि इम्तियाज जलील तुम्हारे अंदर कैसा घुस के निकल जाएगा। पूरे डॉक्यूमेंट जमा किया, अदालत के सामने ले गया, हाईकोर्ट के सामने, और हाईकोर्ट को बताया कि अगर कोई अमीर आदमी का इलाज करना है तो बड़े बड़े अस्पताल मौजूद है, लेकिन अगर किसी को बाईपास करवाना है, एंजियोप्लास्टी करवाना है, एंजियोग्राफी करवाना है, कितने सारे न्यूरो के ऑपरेशंस करवाना है जिसकी कीमत लाखों में होती है, गरीब आदमी कहां जाएगा अगर तुम यह अस्पताल एक प्राइवेट आदमी के हाथ में दे रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा औरंगाबाद बेंच के हाई कोर्ट के जजेस का, जिन्होंने मुझे सुना और यह फैसला दिया कि किसी भी हालत के अंदर यह हॉस्पिटल हम प्राइवेट के हाथों में नहीं देने देंगे करके। किसके लिए यह किया जा रहा है? मैं अपने उसूलों के ऊपर पक्का हूं। ऐसा नहीं है कि राजनीति में आ गया हूं तो अपने उसूलों के साथ समझौता करूंगा। पाटिल साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं था जब औरंगाबाद को एक 200 बेड का हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ 2013 के अंदर, 2014 में मैं आमदार बना, 2017 में मुझे पता चला कि एक 200 बेड का हॉस्पिटल औरंगाबाद को सैंक्शन हुआ है। मैंने कलेक्टर के पास से डिटेल्स निकाली, सिविल सर्जन को बुलाया, मेडिकल के अथॉरिटीज को बुलाया, तहसीलदार को बुलाया, और मैंने कहा कि ये 200 बेड के हॉस्पिटल का क्या हुआ। तो सब बड़ी बड़ी फाइल्स लेके आए मेरे पास। कलेक्टर का आदमी कहता है कि साहब हमको जगह नहीं मिल रही है 7 एकड़ 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने के लिए। तहसीलदार कलेक्टर को लिख रहा, कलेक्टर सिविल सर्जन को लिख रहा, सिविल सर्जन तलाठी को लिख रहा। 3 साल तक ये खेल चलता रहा, हॉस्पिटल का नाम नहीं। फिर मुझे पता चला कि एक भाजपा के नेता, जो भाजपा में होंगे, लेकिन मैं मानकर चलता हूं कि गोपीनाथ मुंडे साहब ये लोक नेता थे, लोगों के नेता थे, एक पक्ष से ताल्लुक था होगा, लेकिन उनका स्मारक बनाने के लिए 7 एकड़ जमीन क्रांति चौक के ऊपर यही प्रशासन ने दे दिया, ये कहकर कि हमारी हुकूमत है, हमारा नेता है, हम 7 एकड़ सरकारी जमीन उस स्मारक के लिए दे रहे हैं। मैंने गिड़गिड़ाया, मैंने उनकी बेटी पंकजा मुंडे से बात किया और मैंने ये कहा कि गोपीनाथ मुंडे साहब को जितना मैं जानता हूं, अगर उनसे यह पूछा जाता कि आपके मरने के बाद, आपके देहांत के बाद आपके नाम का स्मारक होना या स्कूल होना, आपके नाम का स्मारक होना या अस्पताल होना, तो गोपीनाथ मुंडे साहब यकीनन कहते कि मेरे मरने के बाद स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, स्मारक की जरूरत नहीं। लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा था। और उस राजनीतिक मुद्दे को जब कोई नहीं सुन रहा था, मैं दोबारा हाईकोर्ट के अंदर गया और हाईकोर्ट के अंदर एक पीआईएल, एक जनहित याचिका फाइल की और अदालत को यह बताया कि मेरे शहर के अंदर, मेरे जिले में एक अस्पताल चाहिए, स्मारक नहीं। अस्पताल ने बहुत गंभीर दखल ली, उसकी फैसला सुनाया। मेरे भाइयों, तुम्हें घमंड, फखर, गुरूर होना चाहिए कि जिस जगह के ऊपर एक राजनीतिक पार्टी के नेता का स्मारक बन रहा था, आज उसी जगह के ऊपर 400 बेड के हॉस्पिटल का काम शुरू है। मेरे भाई, 400 बेड का हॉस्पिटल वहां पर आ रहा है, 5 मंजिला मुकम्मल हो चुकी है। इंशाअल्लाह अगर आप लोगों का साथ रहा और आपका ये भाई अगर दोबारा खासदार बनकर आया
तो अक्टूबर 2025 के अंदर इंशाअल्लाह उस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन इम्तियाज जलील करेगा। किसके लिए? सरकारी हॉस्पिटल अगर बन रहा है तो किसके लिए बन रहा है? और मैंने सिर्फ राजनीति नहीं की, मैंने सिर्फ सियासत नहीं किया। ये जब हॉस्पिटल सैंक्शन हो गया, काम शुरू हो गया, तो असद भाई मैंने एक गुस्ताखी की। मैंने सरकार को, हुकूमत को एक लेटर लिखा, मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा और मैंने उनसे ये कहा कि ये जमीन स्मारक की थी, मैं वहां पर अस्पताल बना रहा हूं, अब इस अस्पताल का नाम गोपीनाथ मुंडे के नाम से रख दीजिएगा करके। कब तक इन छोटी मोटी बातों के अंदर उलझाते रहोगे? ये मुसलमान हेलो हेलो हेलो। कोई तो साजिश कर रहा है मेरी आवाज तुम तक पहुंचे। ए सुन लो, मैं पार्लियामेंट में चुप नहीं बैठता हूं तो यहां क्या बैठूंगा बे? वहां पे बड़े बड़े दिग्गजा बैठे रहते हैं और इस बात से परेशान रहते थे कि पहले से यही बोलते हैं, और ये दूसरा आया तो ये भी बहुत बोलता है। बोलेंगे, जो सच है वो बोलेंगे। मेरे भाइयों, आज मुझे खुशी इस बात की है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस जिले के अंदर इलेक्शन जात, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर होते थे, जो कभी इलेक्शन लड़ाते थे तो हिंदू और मुसलमान के नाम के ऊपर लड़ाते थे, आज स्टेज के ऊपर मैं जब मेरे इतने सारे हिंदू भाइयों को देखता हूं, मुझे कोई मायना नहीं रखता है कि वो किस जात के, किस धर्म के हैं, लेकिन ये सब आज इम्तियाज जलील के नाम की टोपी पहनकर आए हैं। तो कौन है ये लोग? ये आदर्श घोटाले के अंदर फंसे हुए वो लोग हैं जिनके जिंदगी भर की कमाई किसी एक पद संस्था के अंदर डालते हैं। 200-250 करोड़ रुपए लेकर उस पद संस्था का डायरेक्टर, चेयरमैन, पैसा इनका ऐश वो कर रहा, अपने महल बना रहा, अपनी गाड़ियां खरीद रहा, अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहा। पूछो इनसे, और इन जैसे न जाने 60,000 ऐसे जो ठेवीदार थे, जो डिपॉजिटर्स थे, सबके चौखट पे गए, सबसे गिड़गिड़ाए कि हमारे जिंदगी भर का पैसा इसके अंदर लगा हुआ था और एक दिन अचानक हमें बताया जा रहा है कि तुम्हारा पैसा गया, पद संस्था डूब गई। मीडिया को मैनेज किया गया, पुलिस को मैनेज किया गया, डीडीआर ऑफिस को पूरी तरीके से खरीद लिया गया, मंत्री से लेकर संतरी तक सबको पैसा पहुंचाया गया। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। आखिर में जब ये लोग मेरे पास आए, एक बूढ़ी औरत जो मेरे दादी की उम्र की हो सकती है, वो जब आई मेरे पास और गिड़गिड़ा के रोने लगी, मैंने उसे वादा किया कि तुम्हारा पैसा मैं ला कर दूंगा। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं और इन लोगों को यह यकीन दिलाता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर
कितने बैंक्स डूब गए, कितनी पद संस्थाएं डूब गई, लेकिन आदर्श का एक घोटाला 200 करोड़ रुपए लिया होगा। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस, सारे मंत्री, सारे आमदार, खासदारों को जेब में रखने वाला। ऐसा लग रहा था, उसे यह समझ में आ रहा था कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं किसी को भी खरीद सकता हूं, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि बाजारों में कुत्ते और बिल्ली बिक सकते हैं, शेर के बच्चे बाजारों में बिकते नहीं। पूरे के पूरे कहां हैं? जेल में पड़े हुए हैं, हरसूल जेल के अंदर। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था होगा उसने कि मेरा भी ऐसा दिन आ सकता है, इनको तो मैं लूट सकता हूं, लूट के मजे भी कर सकता हूं। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन तेरा पाला इम्तियाज जलील से पड़ने वाला है। बहुत कोशिश किया, बहुत हथकंडे, किसी ने डराने की कोशिश की, किसी ने खरीदने की कोशिश की, लेकिन मेरे भाइयों, मैं आज यकीन के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान का यह पहला केस रहेगा। और जितने भी लोग, मैं इसे सियासत की, राजनीति की नजर से नहीं देख रहा हूं काका, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, आप मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका एक एक रुपया वापस लाने की जिम्मेदारी इम्तियाज जलील उठाता है अपनी संगत। क्योंकि मुझे इनका सिर्फ आशीर्वाद भी मिल गया तो मैं बहुत दूर चला जाऊंगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, आज आपको मालूम होगा, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि सारे के सारे पूरे इकट्ठा हो गए हैं। टूटी फूटी शिवसेना, टूटी फूटी राष्ट्रवादी, भाजपा, कांग्रेस, पूरे के पूरे एक साथ आ गए हैं। और सबकी कोशिश क्या हो रही है? सब यही कोशिश में लगे हुए हैं कि इसको कैसे गिराया जाए। ये जितने भी राजनीतिक पार्टियों के नाम लिया हूं ना, वो अच्छी तरह से कान खोल के सुन लो। तुम्हारा दिमाग जहां पर चलना बंद होता है, वहां से मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का दिमाग चलना शुरू होता है। बड़े आएंगे, अभी बड़े आएंगे, 2-2, 4-4 हजार वाले, 1000 वाले, 500 वाले, यहां पे भी आएंगे, यहां पे भी आएंगे, बहुत कोशिश करेंगे। और हां, मुझे भी मालूम है कि हो सकता है इलेक्शन के वक्त में कुछ बिकाऊ आइटम भी रहते हैं। कौन है? अबे अभी जरा फॉर्म वॉर्म भरने दो, देखो फिर कैसा उधेड़ता हूं उसमें। अभी कहां फॉर्म भरने के टाइम के ऊपर आना, जरा उसी दिन दिखा डालेंगे कि 100 सोनार की एक लोहार की किसे कहते हैं इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मैं इंशाअल्लाह आप लोगों से मुखातिब होता रहूंगा, आप लोगों के बीच आता रहूंगा। मैं ये मानकर चलता हूं मेरे भाई, मैं बहुत ईमानदारी के साथ काम करा, 3 साल मेरे हाथ में थे। मैंने जिस तरीके की प्लानिंग की थी कि शुरुआत के 2 साल के अंदर ग्रामीण इलाकों के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया 1 रुपया भी नहीं मिला। लेकिन अल्लाह ने अगर मौका दिया, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ रहा, तो इंशाअल्लाह अगला 5 साल जो है वो ग्रामीण इलाके के अंदर भरपूर काम करेंगे। और कुछ काम अगर रह गए तो यकीनन उसे भी आने वाले टर्म के अंदर पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं कि आप लोगों की नजरें इस बात के ऊपर लगी हुई है कि इम्तियाज जलील कब खत्म करता है और हिंदुस्तान का शेर कब यहां पर आकर खड़े रहता है। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दवाना। धन्यवाद साहब। मैं इसके बाद कन्नड़ की टीम से आगे बढ़ता हूं।